हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको मरणोत्तर काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाया था जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मरणोत्तर काल के बाद भारत में गुप्त काल की शुरुआत होती है और गुप्त काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो आपको बताऊंगा। साथ ही वो सभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं गुप्त काल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यही सब क्वेश्चन जो है देखिए बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री गुप्त। श्री गुप्त जो है वो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक जो है शासन करता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यदि एग्जाम से पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, सिर्फ संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको जो है श्री गुप्त बताना है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो बताना है चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ और बातें जान लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था और यह जो है 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है और इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन से भी बन सकते हैं कि किस गुप्त वंश के राजा ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। आइए अब जान लेते हैं इसके पीछे का कारण कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। नेपोलियन आप लोग जानते ही होंगे कि फ्रांस का शासक था नेपोलियन, जिसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने जो है 1804 में नेपोलियन कोड लाया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपोलियन का कोड क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नेपोलियन का कोड क्या है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, भारत का जो नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि समुद्रगुप्त जो है दोस्तों ये आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को जो है पराजित करता है। इन्हीं विजयों के कारण जो है इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुछ और बातें जान लीजिए कि समुद्रगुप्त को जो है अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। और अश्वमेधकर्ता भी किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि जो काम नेपोलियन ने फ्रांस में किया था वही काम जो है समुद्रगुप्त जो है वो भारत में करता है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला करते हैं, अगला है हरिसेन किसके दरबार में राज्य कवि था। हरिसेन किसके दरबार में राजकवि था, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल से इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है ये हरिसेन ने बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो अंतिम गुप्त शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले जो गुप्त राजा थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में राजकवि थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राजकवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके दरबार में 9 प्रमुख व्यक्ति थे जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। तो उसी में एक जो है कालिदास भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सबसे पहले तो इसे जो है वीवीआई कर लीजिए, बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान जो है वो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान जो है भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में जो है भारत आया था। देखिए फाहियान जो शब्द है यह जो है फ और हियान से बना है। तो चीनी भाषा में जो है फ का अर्थ होता है धर्म और हियान का मतलब होता है आचार और फ का अर्थ होता है धर्म, यानी कि धर्म का जो आचार होता है उसे ही फाहियान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले दोस्तों आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम्स नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कुमार गुप्त। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए यदि आप दिल्ली में जो है कुतुब मीनार वहां पे अगर गए होंगे तो मेहरौली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब परिसर में ही जो है एक लौह स्तंभ है, तो इसी का बात हो रहा है मेहरौली में जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास, कि कुतुब मीनार के पास जो है लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो है लौह स्तंभ जो था उसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो है वो रुपयक कहा जाता था, रुपयक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। साथ ही यहाँ पे जान लीजिए कि चांदी के सिक्के को तो रुपयक कहा जाता था, रुपयक। लेकिन वही यदि आपको प्रश्न आ जाएगा कि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को यानी कि स्वर्ण सिक्के को, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो है रुपया कहा जाता था और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा के बारे में आप जानते ही होंगे। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख जो है वो एरन अभिलेख में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एरन अभिलेख। और इस अभिलेख की बात की जाए तो यह अभिलेख जो है लगभग 510 ईस्वी का है। ये जो है अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। और इसी अभिलेख में दोस्तों बताया गया है कि जो गुप्त शासक थे भानुगुप्त, उसके एक मित्र थे गोपराज, जो कि हुनों के खिलाफ जो है युद्ध में मारे गए थे और उसके बाद जो है उनकी पत्नी जो है सती हो गई थी। तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है हमें एरन अभिलेख से मिलता है। तो इस अभिलेख में जो है सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है, इसलिए याद रखना है आपको कि एरन अभिलेख को जो है सती अभिलेख भी कहा जाता है और इसी अभिलेख को जो है भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है।
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसमें ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा गया है पहले, तो इसको भी आप पहले भिव्याई कर लेंगे। किस गुप्त शासक को अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीना बजाते हुए जिस शासक को दिखाया गया है वो है गुप्त वंश के तीसरे राजा यानी कि समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को जो है सिक्के पर जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है? तो शक एवं गुप्त संवतों के बीच जो है वो 242 वर्षों का अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए जो गुप्त संवत था, गुप्त संवत का शुरुआत कब किया गया था? 320 ईस्वी में। और शक संवत की शुरुआत जो है पूछा गया है शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना वर्ष का अंतर है? तो जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत की गई थी 320 ईस्वी में, गुप्त संवत की 320 ईस्वी में। और शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 78 ईस्वी में। तो यदि इसका डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 11 में से 7 करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2, तो आ जाता है 242 ईस्वी का डिफरेंस है। अगला है किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होते थे? देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस हैं राज्य लोक सेवा आयोग, आप किसी भी विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो ये सब क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। जैसे जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या कोई भी भारत के कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गुप्त काल से। तो जिस बंदरगाह से गुप्त काल में जो है सर्वाधिक व्यापार होता था वो था ताम्र लिपित। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अगला, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आर्यभट्ट जो था वो कुसुमपुर पटना का निवासी था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में दोस्तों वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को जो है वो गणिका कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो है वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था तो गणिका कहेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये रहेगा कि वृद्ध वैश्याओं को गुप्त काल में जो है वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था, वृद्ध वैश्याओं को क्या कहता था, तो उसे जो है कूटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूटनी कहा जाता था। और वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा जाता था गणिक, और वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था तो कूटनी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में चीन से भारत में किसका आयात किया जाता था? तो चीन से जो है गुप्त काल में भारत में किसका आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो हैं हरिसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इनमें से कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम या कादम्बरी। तो देखिए यहाँ पे जो है ऋतु संहार तो कालिदास की रचना है, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये सभी जो हैं वो कालिदास की रचना हैं। कादम्बरी जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा गया है इनमें से कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कादम्बरी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टॉपिक का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन है आयोग एवं निर्बल उत्तराधिकारी, हुनों का आक्रमण,
प्रांतीय शासकों के विशेष अधिकार और उच्च पदों पर आनुवांशिक होना। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो डिक्लाइन होने का जो कारण था, पतन होने का कारण था, ये सभी हैं। आयोग एवं निर्बल उत्तराधिकारी, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों के विशेष अधिकार और उच्च पदों पर आनुवांशिक होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अभी मैंने आपको गुप्त काल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी तैयारी करते होंगे तो वो सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे कराने का कोशिश किया हूँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।